हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सही है, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वन शॉट लेक्चर के इस सीरीज़ में बेसिक सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, जो कि है बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड बिल्डिंग प्लानिंग। BCME इस सब्जेक्ट का मैंने एक और वन शॉट लेक्चर यहाँ अपलोड किया हुआ है जो यूनिट 1 के ऊपर बेस्ड है। अगर वो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की हम हमारा ये यूनिट ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में मैंने आपको यूनिट 2 पूरा कवर किए करके दिया हुआ है। साथ ही में इस टॉपिक को कैसे याद रखना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, इसके भी लिए भी मैंने आपको ट्रिक्स यहाँ पर बताई हुई है। तो इसका एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियोज आप देखिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है यूनिट 2 का, वो है फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखिए कि आपका जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर रहेगा उसके दो कंपोनेंट होते हैं मेन। एक है सब स्ट्रक्चर, दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर। अब सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है ये बात ध्यान में रखिए। अगर ग्राउंड लेवल जो आपका रहेगा, है ना, अगर ग्राउंड लेवल के नीचे वाला जो भी स्ट्रक्चर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सब स्ट्रक्चर। ग्राउंड लेवल के ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो भी रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे कि एक बिल्डिंग है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग में हमको पता है कि बिल्डिंग का जितना भी लोड रहता है वो ट्रांसफर होता है नीचे, बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले पार्ट यानी कि लोवेस्ट पार्ट के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन। ठीक है, तो फाउंडेशन कहाँ पर रहता है? ग्राउंड लेवल के नीचे। तो ग्राउंड लेवल के नीचे जो भी पोर्शन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सब स्ट्रक्चर क्या हो गया यहाँ पर? सबसे पहला सब स्ट्रक्चर के अंदर फाउंडेशन। ठीक है, अब फाउंडेशन क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन आपको नजर आ रही होंगी। डेफिनेशन क्या है? फाउंडेशन इज द लोवेस्ट लोड बेयरिंग पार्ट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। अब जैसे हमें पता है कि कोई भी जब बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, जो भी लोड ऊपर का आने वाला है, बिल्डिंग का लोड यानी ग्राउंड लेवल के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर है जिसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, उस सुपर स्ट्रक्चर का लोड क्या होगा? कैरी करने के लिए हम ग्राउंड लेवल के नीचे यानी कि जब फाउंडेशन बनाएंगे तो फाउंडेशन में हम क्या करेंगे, जो ऊपर का लोड आ रहा है वो फाउंडेशन उसको कैरी करेंगे। ठीक है, तो फाउंडेशन का मेन पर्पस क्या है कि जो ऊपर का जो लोड आ रहा है उसको कैरी करे और उसको ट्रांसफर करे नीचे की जो सब सॉइल रहेंगे, फाउंडेशन के नीचे जो भी मिट्टी रहेंगी आपकी, वहां पर इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको डेफिनेशन में क्या लिखना है फाउंडेशन की? इट इज द लोवेस्ट लोड बेयरिंग पार्ट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर दैट ट्रांसफर टोटल लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर टू द सॉइल। नेक्स्ट, इसी के अंदर आपको लिखना है इट इंश्योर्स दैट बिल्डिंग रिमेन्स स्टेबल। जैसे कि अब आपको पता है कोई भी हम लोग अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना, अगर मान लीजिए आपने स्ट्रक्चर को फाउंडेशन दिया ही नहीं तो आप लोग डायरेक्टली बिल्डिंग जो रहेंगी आपके ग्राउंड लेवल के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो क्या? नहीं। अगर आपने किया भी तो वो जो जितने भी लैटरल फोर्सेस आएंगे, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है, जैसे विंड प्रेशर हो गया या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो आपकी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएंगी। बराबर है, तो उसी कोलिजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। और फाउंडेशन कहाँ पर रहेंगे? ग्राउंड लेवल के नीचे। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल के नीचे जब भी फाउंडेशन रहेगा उसके क्या क्या काम हो गए? सबसे पहला काम कि वो लोड बियर करेगा जो भी ऊपर का लोड है। दूसरा कि वो बिल्डिंग को स्टेबिलिटी देगा यानी कि बिल्डिंग एक जगह पे हमारी रुक सकती है। सेकंड पार्ट है इसका सुपर स्ट्रक्चर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सब स्ट्रक्चर क्या रहता है? ग्राउंड लेवल के नीचे वाला पोर्शन। तो सुपर स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ग्राउंड लेवल के ऊपर वाला पोर्शन। अब ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या क्या होता है बिल्डिंग के अंदर? आपको पता है क्या क्या रहेगा उसके अंदर? वॉल्स रहेंगे, कॉलम हो गया आपका, बीम, स्लैब, फ्लोरिंग हो गई है, स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियाँ हो गई, डोर्स विंडोज हो गए, रूफ हो गया, पैरापेट वॉल वगैरह वगैरह। ये सब के सब किसके अंदर आएंगे? सुपर स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली सिर्फ आपको आपकी आंखें ओपन रखनी है और आपको लिखते आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। ग्राउंड लेवल के नीचे क्या रहेगा? सब स्ट्रक्चर। ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या रहेगा? सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर में क्या रहेगा यानी ग्राउंड लेवल के नीचे क्या रहता है? फाउंडेशन रहता है, तो आप लिखेंगे फाउंडेशन। ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या रहता है? सुपर स्ट्रक्चर। अच्छा, तो ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या क्या दिखेंगे आपको? वॉल्स दिखेंगी, स्टेयरकेस दिखेंगी, बीम्स, कॉलम, स्लैब एक्सेट्रा। जितनी भी चीजें आपको दिख रही है एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो आप, जितनी भी चीजें आपको आसपास दिख रही है सभी के सभी वहां पर आपको लिख लेना है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? वॉल्स क्यों बनाते हैं हम? आपको पता है पार्टीशन के लिए हम लोग वॉल्स बनाते हैं।
स्लैब क्यों डालते हैं? क्योंकि हम जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है ना, तो रेन से बचने के लिए या सनलाइट से बचने के लिए हम लोग एक छत बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैब। ठीक है, तो यही बेसिकली आपको इसके अंदर लिखना है। अब नेक्स्ट, जैसे कि अब यहाँ पर एक डायग्राम दी हुई है जिससे मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। जो ब्लैक कलर की जो लाइन है वो क्या है? हमारा ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड लेवल के नीचे जो रेड वाला पोर्शन है वो क्या है? सब स्ट्रक्चर। ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या रहेगा? सुपर स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर में क्या क्या आ गया आपका? फाउंडेशन। सुपर स्ट्रक्चर में जितनी भी चीजें आपको दिख रही है वो सभी चीजें आपको यहाँ पर लिख देनी है। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कि है फंक्शंस ऑफ फाउंडेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, बिल्डिंग के दो मेन कंपोनेंट हो गए, एक हो गया सब स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया सुपर स्ट्रक्चर। अब हम सिर्फ सब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि फाउंडेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब फाउंडेशन का फंक्शन क्या क्या रहेगा आपको पता है? फाउंडेशन क्यों बांधते हैं हम लोग? तो यहाँ पर देखिए कि जो भी बिल्डिंग का लोड आएगा उसको ट्रांसफर करने के लिए, बिल्डिंग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। अगर हमने फाउंडेशन नहीं दिया तो बिल्डिंग आपकी गिर सकती है विंड लोड से या फिर अर्थक्वेक फोर्सेस से। तो उससे बचने के लिए, यानी कि प्रिवेंट ओवरलोडिंग ड्यू टू लैटरल फोर्सेस के लिए हम लोग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। और फाउंडेशन क्या करता है? जो भी ऊपर का लोड आ रहा है उसको वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है, लैटरल मूवमेंट से प्रिवेंट करता है। लैटरल मूवमेंट मतलब क्या? यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर्स या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जैसे कि आपका विंड प्रेशर हो गया, अर्थक्वेक फोर्सेस हो गए, है ना। तो ये सब क्या रहेंगे? इससे हमको फाउंडेशन प्रिवेंट करता है। और जो भी सॉइल प्रेशर जो क्रिएट होता है, सॉइल प्रेशर हमेशा बिल्डिंग को ऊपर ढकेलने को करेगा, बराबर है। तो फाउंडेशन क्या करता है? उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोक देता है एक सेफ लिमिट तक। तो ये फंक्शंस ऑफ फाउंडेशन आपको लिखना है। अगर सिर्फ डेफिनेशन और फंक्शंस आपको पूछा फाउंडेशन की, डेफिनेशन अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया है, और ये फंक्शंस है। ये फंक्शंस यहाँ पे 1 to 7 आपको फंक्शंस लिखना है और इसको डिस्क्राइब करके आपको लिखना है। याद रखिए आपका थ्योरी पेपर है, आप जितना ज़्यादा लिखोगे सब्जेक्ट से रिलेटेड उतने ज़्यादा आपको मार्क्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। अब फाउंडेशन के क्या क्या टाइप्स हैं? तो फाउंडेशन के बेसिकली दो टाइप है, एक है शैलो फाउंडेशन, दूसरा है डीप फाउंडेशन। अब क्वेश्चन में आपको क्या आ सकता है कि या तो आएगा कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, या फिर पूछ सकता है कि जो भी टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है, जैसे मैंने आपको बताया शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन, उनका डिफ्रेंसिएशन आपको पूछ सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको एक टेबल बना के दे दिया हूँ। ये टेबल अगर आपने पढ़ लिया, ये टेबल अगर आपने समझ लिया, तो यहाँ पर आपके 6 मार्क पक्के हो जाने वाले हैं। अब टेबल में क्या क्या है? तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स दिया हुआ हूँ, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। कंपैरिजन पूछा तब भी यही लिखना है। सिर्फ शैलो फाउंडेशन के ऊपर थ्योरी लिखना है तो सिर्फ शैलो फाउंडेशन के पॉइंट्स लो, वही लिखो डिस्क्राइब करके। सिर्फ डीप फाउंडेशन पूछा है तो सिर्फ डीप फाउंडेशन लो, उसी के पॉइंट्स लिखना है। जैसे सबसे पहले शैलो फाउंडेशन कहते किसे हैं, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट, व्हेन डेप्थ टू विड्थ रेशियो इज, यानी कि डेप्थ जो भी फाउंडेशन की रहेंगी और उसकी जो विड्थ रहेंगी, इनका रेशियो अगर हमने कैलकुलेट किया वो अगर इक्वल या लेस देन 1 है तो आप उसको कंसिडर करेंगे शैलो फाउंडेशन, और अगर मोर देन 1 है तो उसको कंसिडर करेंगे डीप फाउंडेशन। सिंपल है। वैसे ही सेकंड पॉइंट डेप्थ, अब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी रहेंगी शैलो फाउंडेशन के अंदर, तो यहाँ पे गिवन है टेबल के अंदर 3 मीटर या उससे कम। लेकिन अगर 3 मीटर से ज़्यादा है तो तब क्या यूज़ करेंगे? हम डीप फाउंडेशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, शैलो फाउंडेशन क्या है? कम डीप है ना, डेप्थ उसकी क्या है? कम है, तो उसके लिए कॉस्ट भी क्या रहेंगी? कम रहेंगी। डीप फाउंडेशन में डेप्थ क्या रहती है? ज़्यादा रहती है, इसलिए कॉस्ट उसकी क्या रहेंगी? ज़्यादा रहेंगी, यानी कि ये मोर एक्सपेंसिव रहेगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि शैलो फाउंडेशन के अंदर हम क्या करते हैं? एक्सकेवेशन करते हैं, ट्रेंचेस बनाते हैं, ट्रेंच मतलब गड्ढा बनाते हैं, ठीक है। लेकिन डीप फाउंडेशन क्या करते हैं? आप ड्रिलिंग या फिर पाइलिंग मेथड से हम लोग उसको ड्रिल करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, गड्ढा करने के लिए कुछ इतने स्किल लेबर्स हमको लगने वाले नहीं है। तो आप ये भी पॉइंट इसके अंदर ऐड कर सकते हो कि स्किल लेबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन शैलो फाउंडेशन। लेकिन डीप फाउंडेशन जब करेंगे, जब ड्रिलिंग करना है या फिर पाइलिंग करना है आपको, तो वहाँ पर आपको जो आपके लेबर्स है, स्किल लेबर्स लगने वाले हैं, इसीलिए उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, शैलो फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या है? सिंपल है। लेकिन डीप फाउंडेशन का जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस रहेगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मशीनरीज वगैरह हमको लगने वाली है। अब यहाँ पर शैलो फाउंडेशन के अंदर जो लोड ट्रांसफर होता है वो एंड बेयरिंग के थ्रू हो जाता है। लेकिन जो डीप फाउंडेशन है वहाँ पर एंड बेयरिंग और स्क्रीन फ्रिक्शन, ये दोनों का यूटिलाइज करके लोड ट्रांसफर होता है।
अब शैलो फाउंडेशन के एडवांटेजेस क्या है? अभी हमने देखा कि भाई उसको ज़्यादा स्किल लेबर लगने वाले नहीं है, यानी कि लेस लेबर में भी आपका काम हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन कैसा है? सिंपल है, इजी है, कॉस्ट उसको कम लगने वाली है, यही आप एडवांटेजेस में लिख लो। वैसे डीप फाउंडेशन के फिर एडवांटेज क्या हो गए? अब एक बात ध्यान में रखो, शैलो फाउंडेशन कहाँ पे यूज़ करेंगे हम? जहाँ पे लोड हमारा कम रहेगा। डीप फाउंडेशन कहाँ पे यूज़ करेंगे? जहाँ पर आपका लोड ज़्यादा रहेगा। तो डीप फाउंडेशन का फायदा क्या हो गया? एडवांटेज क्या हो गया कि सुइटेबल फॉर हैवी लोड्स, ठीक है। और वो क्या करेगा? लैटरल सपोर्ट करेगा, प्रोवाइड करेगा और रेजिस्ट अपलिफ्ट प्रेशर, ये आपका एडवांटेजेस हो गया। डिसएडवांटेज क्या रहेंगे शैलो फाउंडेशन के? शैलो फाउंडेशन के रहेंगे कि भाई अब ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर ज़्यादा डेप्थ नहीं है, तो यहाँ पर हमारी बिल्डिंग सेटल हो सकती है, यानी कि नीचे धंस सकती है ना। और ये सिर्फ लाइट वेट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैवी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वहाँ पर हम शैलो फाउंडेशन यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पर क्या यूज़ करना है आपको? डीप फाउंडेशन। अब डीप फाउंडेशन के डिसएडवांटेज क्या हो गए कि पहली बात तो ये ज़्यादा कॉस्ट लगने वाली है, स्किल लेबर्स लगने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे है इसका? कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है, मशीनरीज लगने वाली है, तो ये डीप फाउंडेशन के डिसएडवांटेजेस हो गए। ठीक है, तो अगर आपको जो भी क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंशिएशन पूछता है, तब भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, नोट पूछा आपको तब भी आपको यही लिखना है। ओके, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुइटेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन। अब कौन सा फाउंडेशन कब यूज करना है ये भी इसके अंदर आप देख लीजिए। ठीक है, अगेन मैंने आपको बताया कि शैलो फाउंडेशन कहाँ पे यूज होगा? जहाँ पे आपका लोड लाइट रहेगा, कम लोड रहेगा या लाइट टू मॉडरेट लोड रहेगा। लेकिन डीप फाउंडेशन आप कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पे हैवी लोड रहेगा, ठीक है, या फिर मल्टी स्टोरी आप बना रहे हो। जैसे मुंबई के अंदर हम लोग क्या करते हो, स्काई स्क्रैपर्स या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वहां पर हमको डीप फाउंडेशन लग सकता है। वैसे ही शैलो फाउंडेशन कहाँ पे यूज करेंगे? और जहाँ पे आपकी डेप्थ क्या है? कम है, या फिर जो भी सॉइल नीचे अवेलेबल है तो वो सफिशिएंट बियरिंग कैपेसिटी है, यानी कि वो लोड कैरी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो सॉइल रहती है नीचे हमारी, तो वो सॉइल के हर टाइप के अलग अलग सॉइल के लिए बियरिंग कैपेसिटी अलग अलग रहती है। जैसे मुरुम हो गया, तो मुरुम क्या करेगा? ज़्यादा लोड कैरी करेगा, है ना। और अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है तो ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होंगे? जैसे हम लोग काली मिट्टी हम जिसको बोलते हैं, तो काली मिट्टी कैसी रहती है? वो जल्दी से श्रिंक हो जाती है ना, तो वो लोड कम कैरी करेगा। तो जहाँ पे बेरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है या फिर सफिशिएंट है, वहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे शैलो फाउंडेशन। नीचे का जो ग्राउंड वाटर टेबल है अगर लो है तो वहाँ पर हम शैलो फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे सिस्मिक प्रोन एरिया नहीं है, सिस्मिक प्रोन एरिया मतलब क्या कि जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा नहीं आते, तो वहाँ पर आप लोग शैलो फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। वैसे ही अगर कंस्ट्रक्शन आपको इकोनॉमिकल करना है या फास्ट करना है तो हम शैलो फाउंडेशन यूज़ करेंगे। अब शैलो फाउंडेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं हम? तो 6 पॉइंट पे यहाँ पर दिया हुआ है कि स्मॉल रेजिडेंशियल हाउसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बाउंड्री वॉल्स के लिए या कंपाउंड वॉल्स के लिए, है ना, या लो राइज कमर्शियल बिल्डिंग के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड डीप फाउंडेशन कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ पे लोड हैवी रहेगा। ठीक है, सॉइल सरफेस अगर बहुत ही ज़्यादा वीक है, जैसे मैंने आपको बताया अगर ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर या फिर अंडर वाटर आपको काम करना है, तो वहाँ पर आप लोग डीप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल ज़्यादा है वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा विंड प्रेशर हो गया या फिर आप बोलेंगे फ्लड प्रोन जो एरिया हो गया या फिर सिस्मिक प्रोन यानी कि अर्थक्वेक जोन हो गया, तो वहाँ पर आप लोग डीप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? हाई राइजेस बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स, टावर्स वगैरह में, चिमनीज में, है ना, ब्रिजेस, फ्लाईओवर वगैरह वगैरह में आप लोग डीप फाउंडेशन यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा सुइटेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन। अब ये पॉइंट आप मिलाकर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के अंदर भी लिख सकते हो। अलग से अगर आपको पूछता है तब भी आप सुइटेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन लिख सकते हो कि फाउंडेशन कौन सा फाउंडेशन कहाँ पर सुइटेबल है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हम लोगों ने देखा था, दो टाइप थे, एक था शैलो फाउंडेशन, दूसरा था डीप फाउंडेशन। अब टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन कौन कौन से है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है स्प्रेड फुटिंग, इसी का दूसरा नाम है आइसोलेटेड फुटिंग, इसी का तीसरा नाम है पैड फुटिंग। अब होता क्या है, जैसे हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है ना, अब हर कॉलम के नीचे क्या आने वाला है? उसका फाउंडेशन आने वाला है। तो अगर एक कॉलम के लिए हमने एक ही फाउंडेशन हमने यूज किया, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग या स्प्रेड या फिर पैड फुटिंग, तीनों भी सेम ही है। क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एक कॉलम के नीचे अगर एक ही फाउंडेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, एक ही फुटिंग यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड फुटिंग। ये जनरली हमारे आप लोग देखते होंगे कंस्ट्रक्शन, तो जनरली कंस्ट्रक्शन में हम लोग यही यूज करते हैं।
ठीक है। इसका शेप कैसे होगा, स्क्वायर या तो फिर रेक्टेंगल होगा, है ना। और लाइट लोड के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा टाइप ऑफ शैलो फुटिंग है कंबाइंड फुटिंग। अब जैसे आइसोलेटेड फुटिंग में क्या था, एक कॉलम के नीचे एक ही फुटिंग, तो यहाँ पर कंबाइंड फुटिंग में क्या रहेंगे, जब दो या दो से ज्यादा कॉलम्स के लिए हम एक ही फुटिंग बनाएंगे, है ना, तब उसको हम लोग बोलेंगे कंबाइंड फुटिंग। जब भी आपका दो कॉलम का डिस्टेंस अगर बहुत ही ज़्यादा कम है, दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट फुटिंग बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नीचे फुटिंग को दोनों को मिलाकर एक कंबाइंड फुटिंग बना लेते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड के अंदर मैंने इसके डायग्राम भी दिया हुआ हूँ आपको, वहां से आपको बेटर आइडिया आ जाएगा। थर्ड है हमारा मैट या फिर राफ्ट फाउंडेशन। अब मैट मतलब क्या, मैट मतलब जैसे आपको पता है जिसको हम लोग बोलते हैं चटाई, है ना। तो मैट कैसी रहती है, वैसे ही हम क्या करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा नीचे का जो एरिया है, नीचे जो सॉइल है आपकी सब सॉइल, अगर वो वीक है तो हम क्या करते हैं, नीचे पूरा के पूरा एक मैट बना लेते हैं कंक्रीट का, और उसके ऊपर हमारा जितना भी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के जितने भी फाउंडेशंस रहेंगे हमारा, सबके लिए जितने भी कॉलम्स हैं सबके लिए एक सिंगल हम फाउंडेशन बनाने वाले हैं। जैसे आपके बिल्डिंग के ऊपर छत रहती है ना, स्लैब, तो वैसे हम क्या करेंगे, सबसे नीचे एक स्लैब कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसके ऊपर आपके कॉलम्स खड़े रहेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मैट फाउंडेशन। ठीक है, और लास्ट है हमारा स्ट्रिप फुटिंग। ठीक है, स्ट्रिप फुटिंग या फिर कंटिन्यूस फुटिंग, इसको ये हम जनरली लोड बेयरिंग वॉल्स के लिए यूज करते थे पहले, अभी ये ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायग्राम के साथ बताया। पहला है पैड फुटिंग यानी आइसोलेटेड फुटिंग। आपको बताया मैंने कि ये कैसे शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है या फिर स्क्वायर शेप में हो सकता है, और ये एक कॉलम के लिए एक ही फुटिंग रहेगा। सेकंड है हमारा कंबाइन फुटिंग। कंबाइन फुटिंग में क्या बोला था मैंने आपको, कि जब दो या दो से ज़्यादा फुटिंग्स लगने वाले हैं और उसके लिए हम सेम फाउंडेशन बनाएंगे, इसको बोलेंगे हम कंबाइन फुटिंग। तीसरा राफ्ट फाउंडेशन या फिर मैट फुटिंग, है ना। अब मैट फुटिंग में यहाँ पर देखो आप, पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके नीचे हमने एक स्लैब कंस्ट्रक्शन किया, है ना, और उसके ऊपर ही हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कॉलम्स खड़े किए हैं। स्ट्रिप फुटिंग, जैसे कि जितने भी वॉल रहेंगे, वॉल के नीचे फुटिंग अगर है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिप फुटिंग। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉरी, ये टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन था। यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा हेडिंग में मिस्टेक्स है, टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन है ये है हमारा टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन। टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन में क्या रहेगा आपका, सबसे पहला है पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन मतलब, पाइल मतलब क्या होता है कि एक लॉन्ग सिलेंडर कॉलम होता है। ठीक है, कि वो एक सिलेंड्रिकल शेप में अगर कॉलम है आपका, और हम क्या कर रहे हैं, उसको ड्रिल करके अगर नीचे गाड़ रहे हैं जमीन के नीचे, उसको हम लोग बोलेंगे पाइल फाउंडेशन। दूसरा है हमारा वेल फाउंडेशन। वेल मतलब क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कुआं, है ना। तो ये क्या रहेगा, हॉलो रहेगा, और हॉलो सिलेंडर हम क्या करेंगे, जमीन के अंदर करेंगे और उसके बाद हम उसके ब्रिजेस बनाएंगे। ये जनरली यूज होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन। मान लीजिए नीचे से अगर पानी जा रहा है तो पानी के अंदर आपको काम करना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे वेल फाउंडेशन लगाएंगे। वेल फाउंडेशन होता है क्या, एक हॉलो पाइप। फॉर एग्जाम्पल, एक आपने क्या किया, एक हॉलो पाइप लिया। अब हॉलो पाइप मान लीजिए आपने एक बकेट के अंदर डाल दिया, आपके पाइप के अंदर पानी नहीं रहेगा, बराबर है, पाइप के आसपास पूरा पानी है। क्योंकि हम क्या करेंगे, जैसे ही पाइप डालेंगे तो पाइप के अंदर जितना भी पानी रहेगा, हम उसको क्या करेंगे, मशीन लगा के हम वो पानी बाहर निकाल लेंगे। अब पाइप के अंदर पानी है क्या, नहीं है, पाइप के आजू बाजू पानी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पाइप के अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पाइल फाउंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पियर फाउंडेशन। ये भी सिलेंड्रिकल टाइप का फाउंडेशन होता है, और ये यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, सिलेंड्रिकल कॉलम ऑफ कंक्रीट प्लेस्ड इन अ ड्रिल होल। जनरली हम इसको कहाँ पे यूज करेंगे, हिली एरियाज, जहाँ पर ज्यादा हेवी लोड्स है वहां पर हम लोग यूज करेंगे पियर फाउंडेशन। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, एक था शैलो और एक था डीप। फिर टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन हम लोगों ने देखा, उसके अंदर आइसोलेटेड फुटिंग था, मैट फुटिंग था, कंबाइंड फुटिंग था। ठीक है, और यहाँ पर आप टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन देख रहे हो, इसके अंदर भी तीन टाइप है, एक है पाइल फाउंडेशन, दूसरा है वेल फाउंडेशन, और तीसरा है पियर फाउंडेशन। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग। अभी तक हमने बात क्या किए थे, अंडरग्राउंड की, यानी कि ग्राउंड लेवल के नीचे सब स्ट्रक्चर की हमने बात किया था। अब हम आते हैं सुपर स्ट्रक्चर की तरफ, यानी ग्राउंड लेवल के ऊपर वाला पोर्शन। अब ग्राउंड लेवल के ऊपर वाला पोर्शन,
वही लिखना है आपको कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स के अंदर। तो पहला क्या है, फाउंडेशन। जैसे हम लोगों ने देखा फाउंडेशन कहाँ पे रहता है, सबसे नीचे रहता है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग। सेकंड है हमारा प्लिंथ। प्लिंथ क्या रहता है, जैसे आपकी जो ग्राउंड लेवल है, जहाँ पे हम लोग ग्राउंड लेवल के ऊपर जहाँ पे आपकी फ्लोरिंग है, दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लिंथ। ठीक है। उसके बाद प्लिंथ के ऊपर क्या रहेगा, आपके वॉल्स रहेंगे। वॉल्स आपको पता है, यानी कि दीवारें, है ना। नंबर 3 के कंपोनेंट क्या हो गया फिर आपका, वॉल्स। उसके बाद आपको वॉल के साइड में क्या दिखेंगे, कॉलम्स दिखेंगे। कॉलम कैसा होता है, वर्टिकल मेंबर्स होता है ना। उसके बाद फ्लोरिंग, जैसे मैंने आपको बताया फ्लोरिंग। उसके बाद रूफ। रूफ यानी कि ऊपर सबसे टॉप मोस्ट पार्ट जो रहता है, जो हमें वेदर से प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम लोग छत बोलते हैं। उसके बाद डोर्स एंड विंडोज हो गए आपके। उसके वो डोर्स एंड विंडोज का काम क्या है, वेंटिलेशन और लाइट प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे है नेक्स्ट लिंटेल। लिंटेल क्या रहता है, डोर या विंडो, इसके ऊपर वाला जो पार्ट रहता है ना, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है डोर्स एंड विंडो के ऊपर वाला पार्ट, उसको हम लोग बोलेंगे लिंटेल। और विंडो के जो नीचे वाला पोर्शन रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिल। ठीक है, तो बात ध्यान में रखो, सिल और लिंटेल क्या है। विंडो है आपका, विंडो के नीचे जो हम लोग एक बीम रेडी करते हैं, हॉरिजॉन्टल बीम, उसको हम लोग बोलेंगे सिल। विंडो या डोर के ऊपर वाले जो हम लोग वहां पर एक हॉरिजॉन्टल बीम प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिंटेल। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 9 बीम्स, और नंबर 10 स्टेयर्स, और नंबर 11 पैरापेट। ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग है। अब ये 11 कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग आप याद कैसे रखेंगे, तो आपको याद कैसे रखना है, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि आप एक बिल्डिंग में हैं और नीचे से ऊपर जाइए। सबसे नीचे क्या है, फाउंडेशन। फाउंडेशन के ऊपर ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल और फ्लोरिंग के बीच में क्या है, प्लिंथ है ना। तो सेकंड हो गया हमारा प्लिंथ। प्लिंथ को लग के क्या है, हमारी वॉल्स है। वॉल्स के साथ साथ में क्या अटैच है, कॉलम्स अटैच है। हम किसके ऊपर खड़े हुए हैं, फ्लोर के ऊपर। हमारे ऊपर क्या है, छत है, यानी कि रूफ है ना। किससे अंदर है हम, रूम के अंदर डोर्स दिख रहे हैं आपको, विंडोज दिख रहे हैं, है ना। विंडो के ऊपर ऊपर वाला पोर्शन लिंटेल, विंडो के नीचे वाला पोर्शन सिल। बीम हो गए आपके, स्टेयरकेस है आपके पास, और पैरापेट वॉल, यानी कि ऊपर जब हम लोग क्या करते हैं, स्लैब के ऊपर अगर वॉल बना रहे हो आप लोग गले, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरापेट वॉल। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने, और लास्ट में आपका फिनिशिंग। फिनिशिंग क्या रहेगा, जैसे प्लास्टर हो गया, पेंट किया आपने, है ना, जो भी अपीयरेंस के लिए आपने किया है, तो वो आ जाता है हमारा फिनिशिंग के अंदर। तो ये 12 मेन कंपोनेंट्स है बिल्डिंग के। ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक डायग्राम बताई है, यहाँ पर एक फिगर है, फोटो है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सबसे नीचे क्या है, यहाँ पर फाउंडेशन, ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या है, प्लिंथ है। प्लिंथ और फ्लोर, उसके ऊपर फ्लोर दिख रहा है आपको, है ना। उसके बाद वॉल्स हो गई आपकी, विंडो हो गया, लिंटेल दिखाया हुआ है, स्लैब हो गया, पैरापेट हो गया। जनरली आपको ये सब चीजें, जितना भी चैप्टर है आप ये आपका ये, तो ये चैप्टर में आपको 90% टॉपिक, आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर बैठे हो, तो आप जो आसपास जो चीजें दिख रही है आपको, उसी के बारे में लिखना है आपको। ठीक है। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स। अब नेक्स्ट है हमारा लीन टू रूफ। अब लीन टू रूफ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार रिपीट हुआ है, विथ डायग्राम आपको पूछता है। ठीक है। तो लीन टू रूफ की मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है। ये वाला पोर्शन, जैसे आप लोग देखते होंगे पार्किंग में या फिर घर के सामने, है ना, कुछ पोर्शन हम लोग इस तरह से बनाते हैं, जहाँ पर एक मेन वॉल होती है और हमारा जो वरांडा रहता है घर के सामने, तो वरांडा के लिए हम एक वॉल बनाते हैं और उसके ऊपर एक इंक्लाइंड रूफ प्लेस करते हैं। ठीक है। तो इसी इंक्लाइंड रूफ को हम लोग बोलते हैं लीन टू रूफ। ठीक है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसके लिए प्रिपेयर करो। अब देखते हैं इस लीन टू रूफ होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन, ये क्या है, इट इज अ सिंपल स्लोपिंग रूफ वेयर वन एंड ऑफ राफ्टर रेस्ट ऑन टॉल वॉल्स एंड अदर वो ऑन द शॉर्टर वॉल। जैसे कि अब ये डायग्राम मैंने आपको बताया था, यहाँ पर डायग्राम में जो मेन वॉल है ये क्या है, बड़ी वॉल्स है, और जो वरांडा वॉल दिखाई हुई है वो छोटी वॉल है। इसके बीच में हमने क्या किया, एक इंक्लाइंड सरफेस प्लेस किया है, इंक्लाइंड रूफ प्लेस किया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीन टू रूफ। ठीक है। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, जैसे हमने अभी देखा कि एक बड़ी वॉल है, बिगर वॉल है, एक शॉर्टर वॉल है, और उसके बीच में हम क्या करेंगे, एक रूफ कवरिंग डाल देंगे। अब रूफ कवरिंग क्या हो सकती है, या तो आप टाइलिंग कर सकते हो,
है ना, या तो फिर जीआई शीट जिसको हम लोग बोलते हैं टीन, या फिर मराठी में उसको बोलते हैं पतरे, है ना। तो आप पतरे भी आपने अगर डाल दिए तो वो क्या हो गया, लिंटो रूफ हो गया। कहाँ पे सुटेबल है, आपके वरांडा में, आपके आउट हाउसेस में, कुछ शेड बना रहे हो आप वहाँ पर, या फिर वर्कशॉप के अंदर, या फिर आपकी पार्किंग के अंदर, जहाँ पर भी आपको सुटेबल लगे आप बोल सकते हो उसको लिंटो रूफ। इसका एडवांटेज क्या है, ये सिंपल है कंस्ट्रक्शन में, है ना, इकोनॉमिकल है, ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है इसको, कंस्ट्रक्शन में बहुत इजी है, मटेरियल इसको कम लगता है ना। और ये सबसे ज़्यादा इसका जो हम स्लोपिंग पोर्शन बनाते हैं, हम स्लोपिंग पोर्शन क्या करता है, इसको गुड एस्थेटिक व्यू देता है कि ये दिखने में अच्छा रहेगा। और मेन पर्पस जो है इसका वो क्या है कि जब भी रेनफॉल आएंगी आपकी, तो रेनफॉल का जो रेन वाटर है ऊपर का वह उस ऊपर जमा नहीं रहेगा, वो इजीली क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। सो इट इज गुड फॉर मॉडरेट रेनफॉल एरियाज, ये आपको लिखना है। अब उसके डिसएडवांटेज क्या है कि आप इसको बड़े स्पैन के लिए, बड़ी लेंथ जहां पर है वहां पर इसको यूज नहीं कर सकते। अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ी बिल्डिंग बनाया आपने और बिल्डिंग के पास अगर आपने लेन टू रूफ कंस्ट्रक्शन किया तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अनइवन होता है। तो ये आपको इसकी थ्योरी लिखना है, ठीक है, डिस्क्राइब करके जैसे मैंने आपको बताया, और ये आपको इसके डायग्राम बनाना है। ये 6 मार्क के लिए आपको लास्ट सेमेस्टर में यानी फरवरी 2025 के डी.वाई.टू के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर के, वो है टाइप्स ऑफ बिल्डिंग प्लान। अब प्लान होता क्या है, जैसे आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ा होगा कि हम लोग अलग अलग व्यूज लेते थे, टॉप व्यू, है ना, उसके बाद फ्रंट व्यू हो गया या साइड व्यू हो गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्लान। लेकिन ये प्लान क्या होता है, इट इज अ टेक्निकल ड्राइंग दैट रिप्रेजेंट लेआउट, साइज, शेप एंड पोजीशन ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम टॉप व्यू। अगर कोई भी बिल्डिंग को अगर आप ऊपर से देखोगे, यानी कि अगर टॉप व्यू अगर आप लोग देख रहे हो बिल्डिंग का, उसी को हम लोग बोलेंगे प्लान, ठीक है। तो अब प्लान के अलग अलग टाइप्स हैं, कौन से टाइप है, तो फर्स्ट है आपका बिल्डिंग प्लान। अगर कोई बिल्डिंग के अंदर, कोई बिल्डिंग को अगर आप ऊपर से देखो, यानी कि टॉप व्यू अगर आपको देखना है, तो आपको क्या दिखेंगे, उसके अंदर के रूम्स दिखेंगे, डोर कहाँ पर है, विंडो कहाँ पर है, वो दिखेंगे आपको, है ना। तो ये सब अगर चीजें आपको दिख रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे बिल्डिंग प्लान। लेकिन अगर टॉप से आप देख रहे हो पूरा, आपको अगर साइट नजर आ रही है जहाँ पे आपको, जैसे आप प्लॉटिंग अगर आप लोगों ने देखा होगा या प्लॉट एरिया आपने कहीं पे उसका मैप देखा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं साइट प्लान, जिसके अंदर क्या क्या शो होता है कि आपके बिल्डिंग लेआउट दिखेगा, उसकी बाउंड्री दिखेंगी आपको, रोड्स कहाँ से आ रहे हैं वो दिखेगा, कुछ स्पेशल फीचर्स है जैसे आसपास अगर वेल अवेलेबल है ना, कुआं है, या फिर कुछ बड़ा मॉल वगैरह, या जो भी आपकी टेक्निकल चीज़ें हैं या दूसरे जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, तो वो साइट प्लान में दिख सकती हैं। वैसे ही एलिवेशन क्या रहता है, एलिवेशन अगर आप बिल्डिंग को सामने से देखोगे, है ना, तो वर्टिकल व्यू में आपको क्या क्या दिखेंगे, उसके हाइट दिखेंगे अलग अलग, डोर्स विंडोज दिखेंगे, वॉल दिखेंगी, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन। सेक्शन प्लान, अब सेक्शनल प्लान ये भी आपने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ा होगा, जैसे हम लोग एक सेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो वैसे ही हम लोग अगर बिल्डिंग के अंदर सेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या दिखेंगे, उसके अंदर के कंस्ट्रक्शन डिटेल्स दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सेक्शन लाइन हम लोगों ने वॉल के अंदर से पास की तो आपको क्या दिखेगा, वॉल के अंदर उसके ब्रिक्स दिखेंगे, उसके अंदर के मोटर वगैरह जो भी आपने मटेरियल यूज किया है वो दिखने वाला है। वैसे ही लेआउट प्लान, लेआउट प्लान के अंदर जो भी आपका प्लॉट एरिया या कॉलोनी है उसमें उसका अरेंजमेंट दिखेगा। जैसे अगेन ये लेआउट प्लान आपको जब भी आप प्लॉट खरीदी करते हो नया वाला, तो वहां पर आपको लेआउट प्लान दिख जाता है। और लास्ट है हमारा रूफ प्लान। रूफ प्लान क्या होता है कि जो भी आपका सिर्फ रूफ दिखेगा, इसके अंदर आपको रूम वगैरह, रूम की लोकेशन वगैरह नहीं दिखने वाली है, सिर्फ आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर रूफ प्लान दिखने वाला है। जैसे जनरली हमारा गूगल मैप होता है, गूगल मैप हमारा अगर आप किसी एरिया पे अगर फोकस करें, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग अगर आप देखें, तो वो बिल्डिंग के अंदर के रूम नहीं दिखाएंगे आपको, वो सिर्फ बिल्डिंग के रूफ दिखाएंगे आपको, बराबर है। तो वो क्या हो गया आपका रूफ प्लान। अब ये थे हमारे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग प्लान्स, और प्लान के अंदर हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बिल्डिंग प्लान, ठीक है। ये आपको सिलेबस में अलग से पॉइंट मेंशन किया है, तो हो सकता है ये आपको पूछे। अब जैसे बिल्डिंग प्लान आपको बताया था मैंने कि बिल्डिंग प्लान क्या होता है, एक ड्राइंग है जब आप बिल्डिंग को ऊपर से देखोगे तो, और इसके अंदर क्या क्या दिखेंगे आपको, आपको रूम्स दिखेंगे, डोर्स विंडोज दिखेंगे, स्टेयरकेस दिखेंगी, है ना, कहाँ पर आपका किचन है, कहाँ पर आपका टॉयलेट है, कहाँ पर आपके स्टेयरकेसेस है,
वगैरह वगैरह आपको दिखेंगे। उसके डायमेंशन दिखेंगे कि रूम की साइज़ कितनी है, कितने बाय कितने का रूम है आपका, है ना? हॉल किधर है, बेडरूम किधर है, ये सब चीज़ें इसके अंदर बिल्डिंग प्लान के अंदर हम शो कर सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों बनाते हैं हम बिल्डिंग प्लान? सबसे पहले अगर हमको कंस्ट्रक्शन करना है तो हमको पता तो होना चाहिए कि हमारे रूम की साइजेस कितनी है ना? तो ये कॉन्ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है तो कंस्ट्रक्शन के लिए। वैसे ही अगर आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अगर अप्रूवल लेना है, जैसे आप देख रहे हो कि हमारे सिटी के अंदर अभी क्या चल रहा है, अतिक्रमण हटाओ मुहिम चल रही है ना? तो क्यों क्यों क्योंकि वो लोगों ने क्या किए थे, अप्रूवल नहीं लिया था, इलीगल कंस्ट्रक्शन था, तो उन्होंने क्या किया, वो स्ट्रक्चर डिमोलिश कर दिए। तो अगर आपको परमिशन लेनी है तो आपको क्या लगेगा, बिल्डिंग प्लान लगने वाला है। साथ में अगर बिल्डिंग प्लान बना, आपको रूम की साइजेस वगैरह पता है, मतलब आपको एक मटेरियल क्वांटिटी कितनी लगने वाली है, क्या लगने वाली है ना? उसका एस्टिमेशन और कॉस्टिंग हम लोग निकाल सकते हैं। फर्नीचर कहाँ पे लगाना है वो आपको समझ में आ सकता है। और लीगल एक्ट के लिए भी, लीगल रिकॉर्ड के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अब बिल्डिंग प्लान के फीचर्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। फीचर्स मतलब क्या है कि बिल्डिंग प्लान के अंदर आपको क्या क्या दिखेगा। सबसे पहले तो लोकेशन, थिकनेस ऑफ वॉल दिखेंगी, साइज दिखेंगी रूम्स की, उसकी पोजीशन दिखेंगी कि हॉल कहाँ पर है, आपका बेडरूम कहाँ पर है ना? डोर्स एंड विंडोज कहाँ पर है वो दिखेंगे। स्टेयरकेस पोजीशन दिखने वाली है आपको कि आपकी स्टेयर कहाँ से है, सीढ़ियाँ कहाँ से है। वैसे ही वरांडा किधर है, बालकनी कहाँ पर है, सैनिटरी फिटिंग दिखेंगी आपको। वैसे ही रूम के नेम्स एंड साइजेस, रूम के नेम्स मतलब क्या, कि हॉल है आपका, किचन है ना, बेडरूम है, ये क्या हो गया रूम के नेम्स, और उसके साइजेस कि कितने बाय कितने का रूम है, ये सब आपको दिखने वाला है बिल्डिंग प्लान के अंदर। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 2, और ये वन शॉट में हमने पूरा चैप्टर नंबर 2 कवर किया है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है पूरा के पूरा, और यहाँ पर अगर आपको चीज़ें कैसे लिखनी है वो समझ में आ गया होगा, और आपने ये सब अगर एग्जाम में लिखा, तो यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर आपके 12 मार्क्स फिक्स हैं। ठीक है, सो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बाकी सब सही है।